ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकारों में भाग संविधान का भाग 3। ठीक है, संविधान के भाग 3 में क्या दिया गया है? मौलिक अधिकारों के बारे में। मूल अधिकार, कुल कितने मूल अधिकार हैं? 7 है। तो संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था, लेकिन ये नहीं, क्या लिखा है यहाँ पर? था, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978, कब? 1978 में 44वां संविधान संशोधन 1978। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ही कि मौलिक अधिकारों में संपत्ति का मौलिक अधिकार कब, कौन से संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है? ठीक है, तो इसमें कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? हटा दिया गया है। और इसे संविधान के भाग किसमें जोड़ दिया गया है? 12। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का, कौन सा अनुच्छेद है ये? 300 का के तहत कौन सा अधिकार बना दिया है इसको? कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार। मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। सरकार कानूनी अधिकार को छीन सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकती है। ठीक है, तो कानूनी अधिकार को छीन सकती है। ठीक है, और इसको इसमें रखा गया है। अब यहाँ देखते हैं कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? 6। कितने हैं कुल? 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से हैं? तो पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, इसमें 14 है, फिर 14, 15, 16, 17 और 18। जैसे 14 विधि के समक्ष समानता और तथा विधियों का समान संरक्षण, ये 14 में। 15 में जाति, धर्म, लिंग, भाषा या जन्म स्थान, मूल स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, और 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता का, और 18 में उपाधियों का अंतर। किसका है? उपाधियों का अंतर। ये किसमें बताया गया है? 18, मतलब कि कोई उपाधि नहीं दी जाएगी आपको, सेना और विधा संबंधी उपाधियों के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी आपको व्यक्तिगत रूप से। ठीक, हाँ। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 19 से 22 तक। 19 से 22 तक। 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का मौलिक अधिकार है 21 में तो यह है प्राण एवं देश स्वतंत्रता, और 21 का में है मौलिक अधिकार, जो शिक्षा का, प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार है, प्राथमिक शिक्षा का। ठीक, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक, अब आते हैं हम अनुच्छेद 25 में। ठीक है, तो 25 में क्या है? ये चौथा है, यहाँ पर क्या गया? 25 में आती अल्पसंख्यक और इसका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहां तक है? ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। इसमें 25 में, इसको बाद में फिर अपन डिटेल में देखेंगे कि 25 में क्या है, 26 में क्या है, 27 में। तो 25 में है कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में अगर किसी व्यक्ति की आय जो है किसी धर्म विशेष के किसी प्रतिष्ठान से हो रही है तो उस पर कर नहीं लगाया जाएगा, 27 में ये। और 28 में धार्मिक कार्यों में जो शिक्षा संबंधी प्रावधान है। ठीक, यानी कि 28 में बताया गया है कि किसी भी शिक्षा संस्थान में जो कि राज्य वित्त से पोषित है, यानी राज्य सरकार को उसको पैसा दे रही है, तो उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसमें? अनुच्छेद 28 में। अब अनुच्छेद 29 और 30 में आ जाते हैं। तो अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक, यहाँ नीचे 29-30 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का ये है इसमें। तो अल्पसंख्यक वर्गों की संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये किसमें दिया गया? 29 और 30 में। ठीक है, 5 हो गए, और छठा एक और बच गया। छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में बताया है।
ठीक, ये अनुच्छेद 32 मैंने लिखा नहीं, लेकिन अनुच्छेद 32 लिख दिया है। इस अनुच्छेद 32 के तहत आप अगर इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन आपका हुआ है कहीं पर भी किसी काम में, जब आप जीवन जी रहे हो उस काल में, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत कहां पर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। 32 के तहत कहां पर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। और अनुच्छेद 226 के तहत कहां पर जा सकते हैं? हाई कोर्ट में। ठीक, अपना मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है? जबलपुर में। ठीक, और ये 226 में और 32 में 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है, की जाती है। पहली कौन सी है? हाँ, जबलपुर में है। क्या? सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में। जैसे यहाँ पे संघ से संबंधित मामले सुने जाते हैं, जैसे कोई व्यक्तिगत रूप से भी जा सकता है ना अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 इसमें 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती है। कौन सी? एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार प्रतिषेध, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रक्षालेख, इसे 5 प्रकार की रीटें इसमें जारी की जा सकती है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया है तो उसको छोड़ने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश देगी कि जो व्यक्ति बंदी बनाएगा उसको हमारे सामने पेश किया जाए, शरीर को पेश किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण आते हैं। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं कि आप ये काम करो, कोई जो लोग अधिकारी है वो उसका करते हुए पालन नहीं कर रहा है तो उसको कहते हैं तुम ये काम करो अपना। ठीक, हाँ, इसमें देखते हैं अपन अनुच्छेद 14 में देखते हैं ना। चलो अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि आपको यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि कोई अधिकारी या विधायक या नेता या अन्य किसी के जो रिश्तेदार सगे संबंधी हैं उनके साथ भी समान व्यवहार किया जाएगा, और जो गरीब व्यक्ति है, निर्धन, असहाय है, उनके साथ भी समान व्यवहार किया जाएगा। मतलब एक अपराध अगर आपने किया है और एक किसी बड़े किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के ने किया है तो आपको समान जो है दंड दिया जाएगा। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे किसी ने किसी की हत्या कर दी, साधारण व्यक्ति ने भी, तो उसको तो भी जितनी सजा दी जाएगी उतनी दी जाएगी बराबर। और मान लीजिए किसी अधिकारी या नेता के बड़े लड़के ने या कोई बिजनेसमैन या कहे कि बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति ने या उसकी किसी संबंधी ने भी किसी की हत्या कर दी तो उसको भी उतनी की उतनी सजा दी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं भेदभाव किया जाता कि वो राजा या पटेल का लड़का है तो उसको कम सजा दो, या वो पटेल है तो उसको कम दो सजा, और जो निर्धन और असहाय व्यक्ति है, निर्बल है, उसको ज्यादा सजा दो। ऐसा नहीं है ना। तो विधि के समक्ष समानता है। ठीक हो, सभी को समान व्यवहार किया जाएगा, सभी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव विधि के अधीन या विधि के अनुसार नहीं किया जाएगा। ठीक है, विधि के संबंध में नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद कितने हो गया? 14 में। ठीक, अब अनुच्छेद देखते हैं 15। अनुच्छेद 15, इसमें जाति, धर्म, लिंग, भाषा, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि जाति, इसमें आ जाते हैं जाति, धर्म, लिंग और मूल स्थान या जन्म स्थान, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, भेदभाव का निषेध के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। भेदभाव का निषेध। तो ये ठीक है। यहाँ पर जाति के आधार पर मान लीजिए अपने यहाँ पे होता है ना गांव में कि ये नीची जाति का है, ऊंची जाति के हैं, तो इसको हम पास में नहीं बिठाते हैं, पानी नहीं पिलाते हैं, या अपने पास जब भोजन करते हैं तो नहीं बिठाते हैं, है ना। अभी भी होता है ना कार्यक्रमों में कि नीची जाति के लोग इनकी अलग लाइन बनाओ, अपनी अलग लाइन बनाओ। तो इस तरह का भेदभाव का भी निषेध करता है अनुच्छेद 15। इस तरह से भी कोई इनके साथ कोई दुर्व्यवहार या कहीं की भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान रूप से देखा जाएगा। और धर्म के अनुसार भी नहीं किया जाएगा कि दूसरे धर्म का है, अपन इस धर्म के, ये उस धर्म का है, ये से अपराध आएगा, इसे बोलते हैं ना अपन कि अछूत है ये, है ना, छुआछूत वाली जो प्रवृत्ति है वो वाली। लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई महिला है और कोई पुरुष है तो उसको ये नहीं देखा है कि महिला है नौकरी करने लायक नहीं है, काम करने लायक नहीं है, ऐसा नहीं देखा जाएगा। इसको ज्ञान नहीं होती, समझ नहीं होती इसको, इस तरह से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है ना। महिला या पुरुष सभी को समान रूप से देखा जाएगा। ठीक, और मूल स्थान यानी स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नहीं कोई राजस्थान का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई उधर का है, तो हम कहते हैं हम तो मध्य प्रदेश वाले हैं, ये राजस्थान का है, इसको भगाओ यहाँ से, ऐसा नहीं किया जाएगा। इसके साथ दुर्व्यवहार करो, इसके सारे सामान छुड़ा लो और इसको मारपीट के भगाओ, इस तरह से व्यवहार नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये इसके आधार पर निषेध करता है। ये राज्य भी इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। राज्य भी कि ये हमारे धर्म का है या कहें कि
हमारी पहचान का है या हमारी जाति वाला है तो इसके आधार पर हम इसको ज्यादा संरक्षण नौकरी दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक। और अनुच्छेद 16, अब आ जाते हैं अनुच्छेद 16। ठीक। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर जो दिया जाएगा वो समान दिया जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है। इधर देखो, ये अनुच्छेद 16 में बताया गया कि जो लोक नियोजन यानी कि जो सरकारी नौकरियां हैं जो भी है उनमें सभी को क्या दिया जाएगा? विषय में अवसर की समानता, सबको समान अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे करके कि मान लीजिए वैकेंसी निकाल ली और सरकार ने कह दिया कि हम इसी धर्म, भाषा, लिंग या जाति वाले लोगों को लेंगे, है ना, ये केवल महिला को नौकरी पे दे देंगे या केवल पुरुष को नौकरी पे दे देंगे, ऐसा नहीं। सभी को समान अवसर दिया जाएगा। इसमें अपवाद भी है। अपवाद SC ST OBC इनको आरक्षण दिया गया है ना। SC ST OBC EWS PWD कौन पर्सन विद डिसेबिलिटी में जो आते हैं, विकलांग लोग और महिलाएं आती है, इनको भी आरक्षण दिया जाता है। तो इनको अपवाद में करके बाकी सभी को अवसर की समानता दी जाएगी। ठीक। हाँ, तो ये अनुच्छेद 16 हो गया। अब आते हैं अनुच्छेद 17 पे। अनुच्छेद 17 में क्या है पता है? अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। तो अस्पृश्यता का अंत मतलब अस्पृश्यता का अंत है इसमें। अस्पृश्यता का अंत बोले तो छुआछूत, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी जाति, समुदाय इसको ध्यान में रखते हुए कोई छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत करता है। छुआछूत ये इसमें नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता का अंत, इसको बंद कर दो। अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत करता है। ठीक, इसका मतलब समझ रहे हो? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कोई दलित है, SC ST OBC या फिर जाति के आधार पर जो भेदभाव होते हैं ना, ये छुआछूत उसको ये उसका निषेध करता है, उसका अंत करता है। ठीक, कि ऐसी कोई अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए समाज में। जो कौन करता है? संविधान में। मान लीजिए ये लोग जो मान लीजिए कोई कार्यक्रम करते हैं तो दूसरे समुदाय के लोग या समाज के लोग आ जाते हैं ना वहाँ, तो हम उनको अलग लाइन में बिठाते हैं ना, अलग जिमाते हैं, अलग कार्यक्रम में रखते हैं उनको, है ना। तो वो चीज वो फिर उसपे जैसे वहां पर तो अशिक्षित लोग हैं ज्यादा, तो कुछ बोल नहीं पाते, क्या है, लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। हाँ, लेकिन वहां पे बोल सकते हैं कि इसमें अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत है। अगर आप हम अपने पास नहीं बिठा रहे तो हम सरकार को या फिर न्यायालय में जाएंगे और हम अपने मौलिक अधिकारों की मांग करेंगे कि हमारे साथ छुआछूत कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं ना, हमको पास में नहीं बिठा रहे, कुएं से पानी नहीं पीने दे रहे हैं, या सभा होती है तो सभा में हमको नहीं आने दे रहे हैं, कोई मंदिर है तो उस मंदिर हमको वहां पे प्रार्थना करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए नहीं जाने दे रहे हैं, तो इस तरह का भी ये अंत करता है। या व्यक्तिगत छुआछूत, जैसे निचली जाति का है तो मैं इसको इतनी खाट या पलंग पे नहीं बैठने दूंगा, तो इस तरह का भी भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके साथ। ठीक है, तो ये छुआछूत या इसका अंत करता है। कोई किसी के कुएं में से पानी पी लेता है तो वहां पे भी वो कहते हैं मेरे कुएं में से पानी पी लिया इसने, अछूत है ये, अबड़ा दिया कुआ इसने, उस तरह का भी व्यवस्था नहीं की जाएगी यहाँ पर। ठीक, ये अनुच्छेद 18 देखते हैं। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। इसमें केवल उपाधियों का अंत है। सेना और विधा संबंधी उपाधियों के अलावा जो सेना में उपाधि दी जाती है ना, परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र, इन सब चीजों को या इन सब उपाधियों को, कि विधा संबंधी उपाधियों को छोड़कर या इसके अलावा या इसके सिवाय अन्य कोई उपाधि किसी राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। और जो भी उपाधि प्रदान की जाएगी देश विदेश से, कहीं से भी विदेश से प्रदान की जाएगी, उस पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। ठीक, तो ये उपाधियों का अंत करता है ना। पहले जो उपाधि दी जाती है ना, राजाओं को दे देते उपाधि, ये राजा महाराजा है, धीराज है, ये बड़ा सम्राट है, इसकी ऐसी जो उपाधियां होती है ना, सम्राट, महाराजा धीराज, विक्रमादित्य, शहनशाह, बादशाह, वो वाली उपाधियां नहीं दी जाएगी किसी व्यक्ति को, है ना। ठीक, तो यहाँ से अनुच्छेद हमने 18 समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से कहां तक था? 18 तक, इसको हमने देख लिया। अगला कौन सा मौलिक अधिकार है हमारा? ये समानता का अधिकार था, इसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा सभी लोगों, चाहे नौकरी हो, आपसी व्यवहार हो, राज्य के कोई कार्य, सार्वजनिक कार्य है
या कोई टेंडर देना है किसी को, तो समान व्यवहार किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं पहचान वाले को टेंडर दे देता हूँ, है ना, सड़क बनाना रही 1 करोड़ का तेरे को फायदा हो जाएगा, इस तरह से नहीं किया जाएगा। सभी के आवेदन समान रूप से लिए जाएंगे और फिर उसमें चेक किया जाएगा। ठीक, इसमें अभी तक चालू हो गया, चेक कर लो। हाँ, तो मौलिक अधिकार है ना, भाग 3। चलो इधर देखो, आप वो बंद कर दो लिखना। ये हम कौन सा मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं? स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ठीक, 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता। इसमें और भी आते हैं, जैसे 19 में 19A में आ गया अभिव्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता, विचार विमर्श करने की स्वतंत्रता या भाषण देने की स्वतंत्रता। यह इसी स्वतंत्रता के अधिकार को सामान्यतः लोग क्या कहते हैं? मतलब ये कि स्वतंत्र खुले आसमान में उड़ो, है ना। तो इसको मैं क्या बोल रहा था अभी? घूमेंगे फिरेंगे, हंसेंगे गाएंगे, भाषण देंगे, संगठन बनाएंगे और दुनिया में घूमेंगे, है ना। तो वो वाली स्वतंत्रता है ये कि घूमेंगे हंसेंगे गाएंगे मौज करेंगे, है ना, और संगठन भी बनाएंगे और भाषण भी देंगे। ठीक, तो यहाँ क्या है? हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, कहीं भी भाषण देना, अपने विचार व्यक्त करना, है ना, वो वाली स्वतंत्रता है। और बोलने की स्वतंत्रता इसी में वही चीज है। तो अनुच्छेद 19A में आ गया अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता, बी में सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सी में संगठन बनाने की स्वतंत्रता, डी में आवागमन की स्वतंत्रता, और ई में संपत्ति के रखने की स्वतंत्रता हो गई थी, और एफ में कहीं बसने की स्वतंत्रता, कहीं बस जाएंगे जाके, और जी में कुछ व्यापार करेंगे, है ना, कहीं ना कहीं बस गए तो व्यापार भी करेंगे हम, तो जी में व्यापार करने की स्वतंत्रता है। ठीक, तो ये अनुच्छेद 19 समझ में आया। ठीक, अनुच्छेद 20 देखते हैं। 20 में क्या है? दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण की कब? इसमें 3 कंडीशन है। पहली कौन कौन? पहली है कि किसी भी व्यक्ति को जिसने अपराध किया है उसको अपराध के समय का ही कानून लागू होगा, पिछले 10 साल का कानून या आने वाले 10 साल का कानून लागू नहीं होगा। यानी कि कोई व्यक्ति है जिसने आज अपराध कर दिया और उसका मुकदमा 5 साल तक चला, अब आज जो जैसा सजा 5 साल थी, 5 साल बाद नियम बदल गया, वो सजा 10 साल की हो गई या 15 साल की हो गई। अब उसको 15 साल सजा थोड़ी देंगे, उसने तो उस टाइम अपराध किया था जिस टाइम पे सजा 5 साल की थी, है ना। तो एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा दी जाएगी, मतलब अपराध के समय का कानून लागू होगा। तो दूसरा है कि एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा दी जाएगी, मतलब ये कि कोई व्यक्ति ने कुछ अपराध कर दिया, वो जेल काट के आ गया और वापस आ गया बाहर, और फिर दिखा रही वापस आ गया, इसको फिर सजा दो, ऐसे नहीं दी जाएगी। अब जब वो वापस अपराध करेगा तब सजा दी जाएगी। हाँ, वो एक बार सजा काट के आ गया, ठीक है, दूसरा हो गया। और तीसरा ये है इसमें कि किसी भी व्यक्ति को या अभियुक्त को न्यायालय में उसके खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, है ना। बाध्य का मतलब होता है कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। पुलिस मारपीट किया, कोई व्यक्ति उसको मारपीट के डरा धमका के कहे चले मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलना है तेरे को वहां पे, नहीं तो उल्टा लटका के मारूंगा, अभी समझा देता हूँ, मैं जैसा बोलूं वही वैसा बोलना है। तो उसको डरा रहे धमका रहे पुलिस या फिर कोई बड़ा व्यक्ति जो दबंग आदमी है, वो डरा धमका के उसको गवाही बदला दे, तो उसको न्यायालय में अपने खिलाफ ही गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये हो गया अनुच्छेद 20 में। ठीक, हाँ, अब आते हैं अनुच्छेद 21। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कुल सुप्रीम कोर्ट ने शायद 37 अधिकारों के बारे में बताया गया है। ये मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जैसे विदेश में प्लेन में घूमने के जाने का अधिकार, ये भी हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, जीवन जीने का अधिकार में आ गया है। ये जीवन जीने का अधिकार, विवाह करने का अधिकार भी इसी में है। इसी में अनुच्छेद किसमें है? ये 21 के क्लोज 22 में बताया गया अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है, ये भी इसी में। ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि मान लीजिए कोई पापा में बोल जाए तेरे को यही शादी करना है, तो नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, नहीं करना शादी हमें, वहां नहीं पसंद है हमें। ठीक, हाँ, तो ऐसा भी बोल सकते हो। फिर अगर ज्यादा बोले तो बोलना मौलिक अधिकार है मेरा, ये यहाँ पे देखो, ये किताब ले जाकर बताना उनको, ये देखो यहाँ, हाँ, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, सबको जेल में बंद करवा दूंगी। हाँ, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है, आपको अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है, आवागमन का अधिकार है, घूमने फिरने का अधिकार है, स्वच्छ हवा खाने का अधिकार है, कोई आपको रोक टोक नहीं सकता। ठीक है, मतलब अपराध करेंगे फिर तो आपको जेल में डाल देंगे, लेकिन जो काम है आप सही व्यवहारिक रूप से अच्छा काम करेंगे तो आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। ठीक है, और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति को विधि के अनुसार या विधि के विरुद्ध या विधि के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से या दैहिक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता नहीं छीनी जाएगी, उनको उसका शरीर नहीं छीना जाएगा।
ठीक, विधि के अनुसार ही छीना जाएगा, विधि की प्रक्रिया के अनुसार छीना जाएगा। कैसे? अपराध कर दिया, चल पुलिस पकड़ के ले जाए, न्यायालय में फांसी दे दी, खत्म। ठीक, तो ऐसे प्रक्रिया चलेगी। ऐसे नहीं कि उसको लाए, अपराध किया तूने, चला फांसी दे दी फटाक से, ऐसा नहीं। उसको चलाएंगे, पहले ये साबित करेंगे कि अपराध किया भी है कि उसने नहीं किया है, तो बाद में पता चला कि फांसी दे दी, बाद बेचारा निर्दोष था। चलो अनुच्छेद 22 पे आते हैं। ठीक, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध में संरक्षण है। मतलब कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध में संरक्षण है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऐसे ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया कि मेरे को जैसे उनको लगा कि इसने कुछ न कुछ अपराध किया है, तो ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया, संदेह में गिरफ्तार कर लिया, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध में संरक्षण है। इसमें 3 कंडीशन रहती है कि मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने गया, तो वो उससे पूछ सकता है कि गिरफ्तारी का कारण, कि आप मुझे क्यों गिरफ्तार करें, मैंने किया क्या है पहले वो बताओ, तो उसको वो बताना होगा। ठीक है, दूसरा है कि उसको अपनी पसंद के वकील करने का अधिकार, मान लीजिए गिरफ्तार कर लिया, उसको थाने में बंद कर दिया, तो वो अपनी पसंद के वकील जो विधिवेत्ता है, जिसको बोलते हैं विधि विशेषज्ञ है या वकील है, उससे सलाह लेने का अधिकार है कि मेरे को ऐसे गिरफ्तार कर लिया, तो उसकी पसंद के, ऐसा नहीं कि तुम कह दो कि नहीं इससे ही सलाह लेगा तू, अब उसको जानकारी नहीं है, क्या सलाह लूं इससे, है ना। ऐसा भी हो जाता है कि किसी कम जानकारी वाले वकील को बुला लाए कि इसको जानकारी नहीं, इससे सलाह ले लेने, मुझे जो पसंद है उसी से सलाह लूंगा मैं तो। ठीक, तो वैसे दूसरा है। और तीसरा ये है कि अगर इस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। मजिस्ट्रेट बोले तो डीएम कोई भी हो सकते हैं ये, है ना, इनके सामने पेश करना होगा, लेकिन आने जाने के समय को छोड़ के। ऐसा नहीं कि जहां पहुंचने में 20-22 घंटे लग गए क्योंकि ट्रैफिक जाम हो गया, पुलिया टूट गई, है ना, तो आने जाने के समय के छोड़ के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पेश करना होगा। तो आशा करता हूं आपको ये मौलिक अधिकार भाग 3 का स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि दूसरा मौलिक अधिकार है, समझ में आया होगा, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ठीक है, ठीक, चलो नेक्स्ट पर देखते हैं ना। चलो इधर देखो, भाग 3 में अब तीसरा जो मौलिक अधिकार है कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कोई व्यक्ति हमारा शोषण करेगा तो उसके विरुद्ध भी हम अपना अधिकार है कि हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारा शोषण हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो इसमें 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23, इसमें बेगारी तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। बेगारी का मतलब क्या है? बेगारी का मतलब है काम करवा लिया और पैसा नहीं दे रहा। हाँ, इसका मतलब है कि काम करवा लिया उसने, अपना काम निकल गया, पैसे नहीं दे रहा हो, तो ये क्या है? बेगारी हो गई कि काम करवा लिया, पैसा नहीं दे रहा। जैसे अपना काम बनता बाहर में जाए जनता वाला काम हो गया कि अपना काम हो गया, बस अब बाहर में जाए जो काम करने वाले हो, है ना। और बलात्श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती काम कराना। जब वो बोल रहा है कि मेरे को आपके यहाँ काम पे नहीं आना, फिर उसको मारपीट के बुलाना, मेरे यहाँ काम पे आएगा तू, उसको 2 लोग भेजे जा, मारपीट के ला, उठा के ला, उसको काम करवाएगा, जा काम करवाएगा। इस तरह से काम नहीं चलेगा। ठीक, हाँ, तो बलात्श्रम भी नहीं करेगा, उसका भी प्रतिषेध करता है कि जबरदस्ती काम मत करवाओ यार, उसका मन नहीं है काम करने का। जैसे कोई किसी यहाँ आड़ी रह जाता ना, तो फिर वो बोलता है मेरे को काम नहीं करना यार, मैं आपके यहाँ काम नहीं कर पा रहा है ना, या आप उस इस तरह के इंसान नहीं जहाँ मैं काम कर पाऊँ, आपके पैसे दे दूंगा, तो उसको जबरदस्ती बोलते हैं पैसे तेरे अभी देगा और तेरे को 2 लोग भेजूंगा, जब 2 लोग भेजो उसको पकड़ के लाओ, काम कराओ, जबरदस्ती मारपीट के काम करो, तो वो बलात्श्रम नहीं करवाया जाएगा। ठीक, तो ये 23 समझ में आया। और अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का खानों और कारखानों में नियोजन का प्रतिषेध करता है, यानी कि नियोजित नहीं किया जा सकता उनको 14 वर्ष से कम आयु में किसी भी जोखिम भरे कार्यों में, है ना, कारखानों खानों या जोखिम भरे कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कोई बच्चा 14 वर्ष से कम का है और उसको कहीं होटलों इनमें लगाया जा रहा है, तो वो इसका प्रतिषेध करता है कि भाई उसकी पढ़ने की उम्र है, तुम उसको क्यों करवा रहे हो? क्यों? क्योंकि वो 14 वर्ष से कम का है और ऊपर से उसके अंदर इतनी समझ भी नहीं है कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ना, तो वो जबरदस्ती करवाया हुआ है। इतना कम उम्र का बच्चा कैसे समझेगा कि उसको पढ़ना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए? तो इसीलिए ये इसका प्रतिषेध करता है कि आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों खानों आदि में काम नहीं करवा सकते, मजदूरी नहीं करवा सकते। ठीक है, तुम भी कहीं पे काम करवा चाहते हो ना, 14 वर्ष से कम हो तो वहां बोल दो पापा मम्मी के ना हम नहीं काम करेंगे, 14 वर्ष से कम का है, मेरा अधिकार है, पापा मम्मी जबरदस्ती नहीं करेंगे आपके साथ, नहीं। हाँ, पर अब अधिकार पता नहीं था, जैसे मान लीजिए कहीं खेतों में काम करो, बड़ी धूप में काम करवा रहे हैं, जहाँ पे बहुत जोरों की धूप लग रही है बच्चों को, तो वहां पे भी काम नहीं करवा सकते अपन। तो ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24 समझ में आया, है ना। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 ये दे दिए और पूछा कि किसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है,
तो अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक, ऐसे देते थे। 21 में बेगारी तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया, कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 23 में। वहां पे दे देते हैं 23, 24, 25, 26, तो वहां पे 23 में। और ये बताया गया कि 14 ऐसे प्रश्न पूछे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों कानून आदि प्रतिषेध करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो वो 24 है। 23, 24, 25, 26 4 दे देंगे ऑप्शन में, जैसे ऐसे। ये प्रश्न हो गया अपना, और यहाँ पर दे दिया ए, और ये बी, और ये सी, और ये डी। यहाँ पर दे दिया 23, यहाँ पर दे दिया 24, यहाँ पर दे दिया 25, यहाँ पर दे दिया 26, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस वाले प्रश्न को ध्यान में रखते हुए? 24। तो क्या हो जाएगा? 24। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना, ठीक। चलो नेक्स्ट आने आ गया। चलो भाग 3 में चौथा है जो मौलिक अधिकार है, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद कहां तक है? 25 से 28 तक है ना, ठीक। अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म के अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने की, उसका प्रचार करने की, प्रसार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई, ठीक। अनुच्छेद 26 में क्या दिया गया है कि धार्मिक कार्य जो है उनका प्रबंध करने की स्वतंत्रता, कोई धार्मिक कार्य करेंगे, धार्मिक आयोजन करेंगे, उनका प्रबंधन करने की भी स्वतंत्रता में दी गई है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 26 में। और कौन सा मौलिक अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों में, ठीक, अनुच्छेद 26। 27 में क्या है कि मान लीजिए हमारी जो आय है वो किसी धार्मिक कार्य करने पर हो रही है, क्योंकि धार्मिक समुदाय है, उसकी आय एक विशेष समुदाय यानी कि धार्मिक कार्य के द्वारा हो रही है, धार्मिक संस्थान के द्वारा उसकी आय हो रही है, तो उस पर कर में क्या है? छूट दी जाएगी कि आप पे ज्यादा कर नहीं लगा जाएगा, क्योंकि आपकी आय जो है धार्मिक संस्थान से हो रही है, ठीक। ये 27 में। 28 में क्या? कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, कि आप कुछ शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता भी आपको दी गई है, किसमें? अनुच्छेद 28 में, है ना। चलो ठीक। अब नेक्स्ट कौन सा है? 5वां है। इसमें बाहर चला गया, लिखो। ये सो जाता है, ठीक है। तो भाग 3 में 5वां जो हमारा मौलिक अधिकार है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में, ठीक है। हाँ, और इसमें जो है अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति और लिपि की सुरक्षा की गई है इसमें, ठीक है। अल्पसंख्यक में कौन कौन आते हैं? ईसाई आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, मुस्लिम भी उसमें आ जाते हैं, पारसी आ जाते हैं, ये अल्पसंख्यक वर्गों में आते हैं, ठीक है। कि इनकी जो भाषा है, इनकी संस्कृति, इनकी लिपि, उनकी भी सुरक्षा हम करेंगे, ये अनुच्छेद 29 में बताया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 30 इसमें शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है, कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है अपनी शिक्षा संस्थान स्थापित, जैसे बहुत सारे स्कूल ऐसे नाम सुने होते हैं ईसाइयों के, सेंट स्कूल, सेंट स्टीफेंस स्कूल, वो आगर में द शेफर्ड स्कूल, ऐसे पता नहीं नाम अजीब अजीब से होते हैं इनके। हाँ, कॉन्वेंट स्कूल, ये उसी में आते हैं, सभी अल्पसंख्यकों के स्कूल होते हैं। तो उनके शिक्षक संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन करने का भी अल्पसंख्यकों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है, ठीक, ओके। तो अनुच्छेद मतलब मौलिक अधिकार 6 में क्या है? ये 6 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। तो 32 में क्या है? इन्हीं जो अभी तक हमने पढ़े हैं, इन्हीं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उनको लागू करवाने के लिए। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इन्हीं मौलिक अधिकारों को लागू या उनका उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन अनुच्छेदों के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करती है। ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे या संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है जिनको, उन्होंने इस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। किसने कहा था? संविधान की आत्मा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था, ठीक है। तो संविधान के जनक कौन है? संविधान के निर्माता, वास्तुकार कौन है? भीमराव अम्बेडकर साहब है। तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। और 33 में मार्शल सेना संबंधी, अनुच्छेद 33 में दिया गया सेना, सशस्त्र बलों और पुलिस बलों, इनके जो अधिकारों संबंधी प्रावधान है इसमें 33 में। और 34 में क्या है? 34 में है, 34 में सैन्य शासन के बारे में बताया गया है। 34 में क्या है? सैन्य शासन संबंधी प्रावधान किया गया है। सैन्य शासन संबंधी प्रावधान किया गया है 34 में। और 35 में क्या गया है? इन्हीं अनुच्छेदों से के प्रावधान के संबंध में प्रावधान।
इन्हीं अनुच्छेदों के संबंध में या लागू होने के बने रहने के संबंध में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 35 में। ठीक है, इसमें इन्हीं में प्रावधान किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेदों के इन्हीं अधिकारों के बारे में। यहाँ पे लिखने में नहीं आ रहा, अधिकारों के बारे में, इन्हीं अधिकारों के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। प्रावधान इन्हीं अधिकारों के बारे में, जो 6 मौलिक अधिकार है, बाकी इनके बारे में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की आपको समझाने की। जितने भी है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई टॉप लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, बड़े लेवल की एग्जाम कैसे पूछे जाते हैं, सीक्वेंस में देते हैं मौलिक अधिकारों के अनुच्छेदों को, इसमें क्या इसमें क्या, फिर बोलते हैं क्रम से जमाओ, आगे पीछे कर देते हैं, फिर क्रम से जमाओ क्यों, फिर 29 में क्या है, 30 में क्या है, जो भी 32 में क्या है, ऐसे क्रम से दिए जाते हैं। तो ये ऐसे जो टब बनाना होता है तो ऊपर नीचे कर देते हैं, 5 दे देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, फिर पता करो कौन से अनुच्छेद में क्या है, उसको फिर जमाना होता है अपने को, है ना। तो ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।